नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। जी हाँ, लेकिन वही अगर दूध का जला ठीक है छाछ के साथ साथ अगर दही को भी फूंक फूंक के पीने लगे तो अब क्या बोलोगे? तो हम बोलेंगे कि उसको दूध के जले की दहशत बैठ चुकी है, उसके अंदर एक डर पैदा हो चुका है। लेकिन इस डर में कभी कभी दोस्तों कुछ होते हैं व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति उस डर के अंदर, उस डर में चार चांद लगाने का प्रयास करते हैं। सो गाइस, अभी हम जानते हैं कि हरियाणा में इस समय एक डर का माहौल बना हुआ है। जो सत्तारूढ़ पार्टी वर्तमान समय के अंदर है, मतलब कि जो बीजेपी इस समय राज कर रही है, जिसकी सरकार वर्तमान समय के अंदर है और 8 तारीख को सरकार का तख्ता पलट होने वाला है, इस सरकार के अंदर एक डर पैदा हो चुका है। जी हाँ, वो डर है हार का डर। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी उसमें कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 5 तारीख को यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन है और उससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी समेत सभी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। जो विपक्ष की पार्टी है वो अपने 10 साल के वनवास को जी हाँ समाप्त करने का प्रयास कर रही है, मतलब कि कांग्रेस पार्टी। और वहीं पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस सिंहासन पर जी हाँ दोबारा से आने का प्रयास कर रही है, मतलब कि काबिज होने का प्रयास कर रही है, हारना नहीं चाहती। अब यहाँ पे कल दोस्तों केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अधिक वायरल हो चुका है। या इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें इन्होंने क्या बोला है वो आपको मेंशन है। अब जिसमें वे एक युवक की बात को सुन करके भड़कते हुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर, और इस दौरान उन्होंने युवक को हॉल से भी निकलवा दिया। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये जानेंगे। जी हाँ, मैंने कहा ना कभी कभी लोग बाहरी तत्व आते हैं, ठीक है, उकसाने का प्रयास करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, तो कभी कभी ऐसे एक्शन भी लेने पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता काफ़ी ख़राब है, बेकार है, बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चलती है जनता की, और जनता की कभी कभी कथनी और करनी में फ़र्क होता है। तो सबसे बड़ा फ़र्क हमने देखा था आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार विधानसभा चुनाव करे थे, 70 में से 67 सीटें उनके हाथ में आई थी, उनके अकाउंट में आई थी। मतलब क्या हुआ इसका, बीजेपी के वालों ने भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी, बीजेपी के नेताओं ने भी ईवीएम मशीन पर बटन दबाया जिसका आम आदमी पार्टी का मतलब कि झाड़ू का। तो इसलिए कभी कभी कथनी और करनी में फ़र्क दिखाना पड़ता है समाज के आगे। लेकिन आपका डिसीजन क्या है, वो खुद आपका डिसीजन अपनी समझ के आधार पर होना चाहिए। अब दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली हिसार का है। अब हिसार में मनोहर लाल खट्टर के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर एक युवक आया और यहाँ पर पूर्व सीएम बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए ये प्रचार करने पहुँचे थे। अब यहाँ पर पटेल नगर की पंजाबी धर्मशाला में जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया था और इस दौरान पूर्व सीएम ने ये कहा कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बात साफ है ना? ये जनता से पूछा, ये बात साफ है ना? लेकिन दोस्तों ये बात सच में साफ है क्या? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। तो इस बार दोस्तों जो भी जनता की प्रक्रिया आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है, जिनका रुझान आ रहा है, वो सब चाहते हैं परिवर्तन। जी हाँ, अगर हम हरियाणा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करें तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने ये रहा। अगर हम बात करें रोजगार के बारे में, उसका भी रिपोर्ट कार्ड ये रहा। जी हाँ, जब सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकलती है, जिसमें 4.5 से अधिक लाख युवा फॉर्म भरते हैं और सैलरी कितनी है 15,000 रुपये पर मंथ, वैकेंसी कितनी है 5,000, मतलब कि 15,000 का मतलब क्या हो गया समझ सकते हैं आप लोग कि जो मनरेगा की, जो मजदूरों की दिहाड़ी होती है पर डे, उससे भी कम दिहाड़ी इनको मिल रही है। और इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट बच्चों ने बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरा था। तो ये है बेरोजगारी का स्तर। एक्चुअली ये स्तर दोस्तों हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का हो चुका है। और दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कदम कहीं ना कहीं इन नेता का बिल्कुल सही था, क्योंकि हरियाणा की दोस्तों कुल आबादी है 2,53,51,462। जी हाँ, ये आबादी जो लास्ट टाइम दोस्तों जो जनगणना हुई थी उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, वर्तमान समय में कौन इंसान जनसंख्या में कितना योगदान दे रहा है मुझे नहीं पता। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है हरियाणा की, और कौन सा युवा, कौन सा व्यक्ति किस बात से भरा पड़ा है, जी हाँ, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। अभी आपको दोस्तों पता होगा 4 साल बाद जब कुलविंदर कौर का गुस्सा फूटा था कंगना के ऊपर, आपको याद होगा जब कंगना ने एक बयान दिया था, शायद आपको बयान याद होगा, किसान आंदोलन में 100 रुपये में महिलाएं बैठती थी उस आंदोलन के अंदर। जब इन्होंने ये टीका टिप्पणी करी थी कंगना ने, तो उस बात को लेकर के इस CISF की जो महिला है कुलविंदर कौर ने अपनी जॉब को जी हाँ दरकिनार रखते हुए जी हाँ
माँ को लेकर के बोला गया वो सब उनके जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था, और वो इस फिराक में थी कि कब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट में, और कब मुझे सौभाग्य प्राप्त हो इनको थप्पड़ मारने का, बदला लेने का। और कुलविंदर कौर उस बात को 4 साल बाद भी नहीं भूली थी, और जैसे ही उनको मौका मिला और इन्होंने कंगना को थप्पड़ रसीद कर दिया। और उसके बाद उससे अलग हुआ कि इनका ट्रांसफ़र किसी और जगह कर दिया गया वगैरह वगैरह, इनके ऊपर अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए इनके ऊपर केस भी हुआ, वो अलग बात है। लेकिन माँ की रक्षा को लेकर के जो इनको संतुष्टि मिली होगी वो कुछ और ही होगी, वो जॉब से बढ़कर बिल्कुल नहीं होगी, इतना मुझे बखूबी पता है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो इस युवा को बाहर का रास्ता दिखाया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो कि आप वास्तव में अपनी माँ के बारे में ऐसे सुनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। जी हाँ, जॉब जाए साइड में, पहले भैया हमारी अपनों की रक्षा है। जी हाँ, क्योंकि सुनने का भी एक लेवल होता है। अगर आप दोस्तों अन्याय को झेल रहे हो ना, तो अन्याय जो बढ़ रहा है उसमें आपका भी योगदान पक्का है। जी हाँ, कहते हैं ना, बीमारी को अगर शुरुआत में ही नोटिस कर लिया जाए और उसको ख़त्म करने का प्रयास कर लिया जाए तो वो बीमारी ख़त्म हो सकती है। अगर हम उसको करेंगे नज़रअंदाज तो वो बीमारी हमारे लिए एक बहुत बड़ी घातक बन सकती है, हमारे लिए जानलेवा बन सकती है। तो कंगना यही नहीं रुकी, बल्कि चंद दिनों बाद, जी हाँ, इस घटना के चंद दिनों बाद इन्होंने कमेंट और कर डाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जो किसान हैं, जी हाँ, जो फार्मर है वो फार्मर नहीं बल्कि एक आतंकवादी हैं जो भारत को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। उसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी पार्टी के नेता इस तरह से अनर्गल बोलेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो भी उनके लिए जो दूसरे का पेट भरते हैं, मतलब किसानों के लिए, तो क्या छवि रहेगी उस सांसद की, क्या छवि रहेगी उस पार्टी की। और हरियाणा में जो परिवर्तन की लहर आई है ना, वो सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं कंगना भी है, उसमें इनका काफ़ी अधिक योगदान है। और इनको डांट फटकार हर बार लगती है केंद्र सरकार से, ठीक है, भाजपा के आला कमान से, लेकिन ये भी ढाक के 3 बात रुकती नहीं है। इनकी जो फिंगर हैं वो थिरकती रहती हैं, कुछ नया टाइप करना, कुछ नया जिसमें सर्च करना है सोशल मीडिया पर, और निकल चलती है इनकी उंगलियां, कुछ भी टाइप कर दिया बस सेंड कर दिया। जी हाँ, कभी भी किसी भी नेता को शब्दों की मर्यादा क्या होती है वो सीखने की आवश्यकता है, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं को। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, हर नेता अपनी अपनी रैली कर रहा है, दोषारोपण का सिलसिला स्टार्ट कर रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया। अरे आप क्या करोगे? आपने क्या अब तक किया है? ज़मीनी हकीकत पर उतर करके उसकी रिपोर्ट करा तैयार करी, जनता से पूछा जनता चाहती क्या है। और अब इसी बीच हरियाणा में जो मौजूद दोस्तों वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साध दिया, और इन्होंने कांग्रेस को लेकर के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। ये पोस्ट काफ़ी अधिक वायरल हो चुका है। हुड्डा क्या लिखते हैं देखिए, जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई हो उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछते हैं। आपकी उम्र में उनकी उम्र में बहुत बड़ा फ़र्क है। उम्र का लिहाज करिए, चलिए इसका लिहाज अगर आप नहीं भी करते हैं तो कम से कम जो राजनीति एक्सपीरियंस है उसका तो आप कम से कम लिहाज कर सकते हो। आपको सीएम बने हुए केवल अभी 6 महीने हुए हैं, ध्यान रखिएगा, थिंक अबाउट इट। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो राजनीति का स्तर है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं ने ही भाजपा की नैया डुबाने के लिए गंगा जल लेकर के हाथ में कसम खा रखी है। आपको मालूम होगा शिवसेना, जी हाँ, संजय गायकवाड़ जो एमएलए हैं इसके, और उन्होंने क्या कहा था, राहुल गांधी की जीप काट के जो व्यक्ति ला के देगा हम उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। भाई वाह, गजब। वहीं पर तरविंदर सिंह बोलते हैं, हाँ राहुल गांधी बाद आजा बना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा, गजब। बाकी जो ये कंगना है मंडी से, इनके तो कहने क्या, इनके बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठा बन सकता है, एक वीडियो तैयार हो सकता है, लेकिन उनके बारे में बात करके हम लोग वीडियो की लेंथ को कहीं ना कहीं ज़ाया नहीं करेंगे, और ना ही आपका समय, ना ही अपना समय, ना ही अपना डाटा खर्च करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इन नेताओं की ऐसी हरकतों के द्वारा जो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका मनोबल ब्रेक होता है। जी हाँ, रैली जब ये करते हैं जहाँ पर इनको उम्मीद होती है कि 10 लाख जनता इनकी रैली में आएंगी और सीटें बिल्कुल खाली पाई जाती हैं। जी हाँ, 10 लाख इन्विटेशन देने के बाद में लोगों को भी जनसंख्या कितनी आती है यहाँ पर रैली सुनने के लिए? मात्र 3000 4000, तो मनोबल ब्रेक होता है। इसके अलावा दोस्तों को पता होगा कि हरियाणा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में 2 रैली का आयोजन किया था, ठीक है। पहली रैली हुई थी भिवानी के अंदर लोहारी स्थान पर, जिसमें उन्होंने 24 मिनट का भाषण दिया, कुछ खास लोग नहीं आए, उसका पैकअप करा, और दूसरी रैली करने के लिए पहुंच गए थे फरीदाबाद के अंदर, और जहां पे उन्होंने वो रैली 10 मिनट में उस रैली का पैकअप कर दिया। क्या लगता है आपको? जी हाँ, जिन नेताओं को लंबा चौड़ा भाषण देने की हैबिट है
अगर वो कहीं ना कहीं 10 मिनट के अंदर किसी भी भाषण का पैकअप कर रहे हैं, 24 मिनट के अंदर पैकअप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके अंदर या तो एक डर है या फिर एक नाउम्मीदी बन चुकी है कि हम इस इलेक्शन को अब नहीं जीतने वाले। तभी इस समय इतने क्रूशियल टाइम पर जो मोदी जी है वो या तो अमेरिका के दौरे पर हैं या फिर चुनाव रैली में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहली इनकी रैली थी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, लोग ज़्यादा वहाँ पे नहीं आए थे, आने थे लोग 10 लाख, आए कितने 5,000 से भी कम। इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं इनकी छवि दिन प्रतिदिन इनके नेताओं ने ही खराब कर दी है। अब सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, ठीक है। किसी ने बोला है प्रमुख 20 संकल्प, और कहीं पर कांग्रेस पार्टी बोलती है 7 वादे पक्के इरादे। अब इरादों की ज़मीनी हकीकत क्या होगी वो तो पार्टी के आने के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी कितना संकल्प सिद्ध करती है अपने, या फिर अपने इरादों को कांग्रेस कितना पक्का करती है। लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल को ब्रेक करने के लिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी जी की भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ये मेन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि राहुल कर रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा के युवा डंकी क्यों मार रहे हैं। जी हाँ, इनके जो स्पीच होती है रैली में, जैसे कि नाले में पाइप लगा करके उसकी गैस से अब आप चाय बना सकते हैं, ये इनकी स्पीच होती है, ठीक है। ये इनोवेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय के अंदर आप गैस महंगी महंगी करते रहेंगे और जो गरीब जनता है वो नाले में पाइप डाल डाल के अपनी चाय बनाती रहेगी, इसका अर्थ हम ये निकालेंगे। या फिर कभी कभी ये कहते हैं कि जो बादल और जो बारिश है उसमें रडार जो है काम नहीं करता, नेटवर्क काम नहीं करता है। चलिए ये बात काफ़ी तक सही है। अब कभी कभी ये लोग ये बोलते हैं कि गर्मी बड़ी नहीं है, तापमान बड़ा नहीं है हमारे इंडिया का, बस जो हमारी जो चमड़ी है ना वो हल्की सी हमारा ये टेम्परेचर को अब एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ नहीं रही है? जी हाँ। और कभी कभी इनके नेता बोलते हैं कि जेब में प्याज रखो, ठीक है, गर्मी आपको लगना बंद हो जाएगी। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, अगर आपको याद हो तो आप उनका नाम मुझे कमेंट पक्का करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो चुनावी रैली होती है उसमें आपने क्या करा वो जनता से पूछो। अगर आपको एक एक जनता से पूछने के बाद टाइम नहीं है तो हर स्टेट को अपना एक सॉफ्टवेयर जनरेट करना चाहिए, सबके आधार कार्ड से उसमें लॉगिन होकर के अपना फीडबैक सबमिट करवाओ उन जनता से कि हमने ये वादा किया था, इसका कितना प्रतिशत आपके एरिया के विधायक ने पूरा किया हो। कि कभी कभी ना जो बाजी मारते हैं वो विधायक मार जाते हैं। जी हाँ, ये संकल्प जो इनका मैनिफेस्टो होता है, संकल्प पत्र मतलब जो मैनिफेस्टो है, जी हाँ, इसमें कभी कभी कुछ विधायक भी फ्रिकी लेके चले जाते हैं। उन्होंने ऊपर से फंड कराया रिलीज़, लेकिन लगाया कितना, बहुत ही कम। ये होता है स्कैम। और सबसे बड़ा स्कैम अभी हमने पाया सेबी को लेकर के। और सेबी के दोस्तों जो प्रमुख है माधवीपुरी बुच, उनको लेकर के भी इस समय बीजेपी पूरी तरीके से शांत है, जबकि कांग्रेस ने पूरे प्रूफ अकाउंट स्टेटमेंट तक पब्लिश कर रखी है अपने चैनल पर कि देखिए इनकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है आईसीआईसीआई बैंक से, ठीक है। एक व्यक्ति जब सेबी के प्रमुख संस्था के अंदर एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, उस पद से सैलरी उठा रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक से उसको 5 अलग अलग डिपार्टमेंट से सैलरी कैसे मिल सकती है। ये बात बिल्कुल चली गई ठंडे बस्ते पर, इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं हुआ। आज के समय में भी सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी हुई हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। जी हाँ, अगर आप भारत के नागरिक हैं, जी हाँ, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। कहते हैं कि आटे में नमक चलाओ, लेकिन जब अब आप नमक में अगर आटा चलाओगे तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो नमक है आपके अंदर पहुंच करके जहर में कब परिवर्तित हो जाएगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा। जी हाँ, आपका नामो निशान मिटा देगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इस समय नेताओं की जो मुद्दे की बात है, जी हाँ, नेताओं से अगर मुद्दे की बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो आप पर ही निशाना साध देती है। ऐसे कई एग्जाम्पल सामने खड़े हुए हैं। जातिवाद का जहर, जी हाँ, धर्मवाद का जहर हमारे अंदर इस तरह से घोट दिया गया है कि हम किसी दूसरे धर्म के इंसान से बात करने से, उसके घर में कुछ खाने से या फिर उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताने से डरने लगे हैं। जी हाँ, और इस तरह से रंग की दीवार खींच दी गई है, मतलब कि जो हरा रंग है वो मुसलमानों का होगा, लाल रंग हिंदुओं का होगा। ये हरे रंग जो होती है उसकी बनती है चद्दर, जी हाँ, जो चढ़ती है मज़ारों के अंदर, और जो लाल रंग होता है हमारे देवताओं का होता है। मैं मानता हूँ कि इस धर्म के लोगों ने काफ़ी गलत किया है हमारे साथ। जी हाँ, जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है वो इनके द्वारा ही फैलाई जाती है हमारी भारत की सरजमी पर, और इनके द्वारा हमने अपनों को बहुत खोया है और अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। मैं मानता हूँ क्योंकि 5 उंगलियाँ बराबर भी नहीं होती है। अगर हम हर इंसान को, ठीक है, दुश्मन की दृष्टि से देखेंगे या फिर हम अगर आँख के बदले आँख मांगने लगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो सकती है। ये कथन मेरा नहीं बल्कि हमारे महात्मा गांधी जी का है। तो मुद्दे की बात यहाँ पे होनी चाहिए।
तो गाइस, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, जो लगातार हरियाणा के जो चुनावी रैली है उसमें बेरोजगारी की समस्या को लेकर के अपनी बात उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ये होता है लॉजिक भरी बात। बीजेपी पर ये भी कभी कभी निशाना साधते हैं, जो जरूरी भी है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग करा है, डंकी का। डंकी क्यों मार रहे हैं यहाँ पे हरियाणा के युवा आज के टाइम पर? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या युवाओं को भारत के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए वो जॉब करने के लिए बाहर जा रहा है, बल्कि वो नहीं, उसके परिवार वाले अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपने बच्चे को डंकी मारने पर मजबूर करते हैं कि जा बेटा एक काम कर, विदेश जा, पैसा कमा, अपनी लाइफ सेट कर, क्योंकि भारत में कुछ खास रखा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े छोड़िए, एक विधायक का बच्चा भी इंडिया के स्कूल में नहीं पढ़ता है, सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, विदेश में जाकर के पढ़ता है। हमारे नेताओं को खुद देश के ऊपर विश्वास नहीं है, और ये हमारी जनता को दिलवाते हैं विश्वास कि हम करेंगे विकास, सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि डंकी वास्तव में क्या होता है। जिनको नहीं मालूम है, जो एक डंकी मूवी है शाहरुख खान की, उस डंकी मूवी का आप लोग पक्का देखिएगा, आपके अंदर की जैसे जो आत्मा है ना वो हिल जाएगी बहुत बुरी तरीके से। उसमें दिखाया गया कि किस तरह से, ठीक है, व्यक्ति अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और विदेश में जाकर के जो भी काम मिलता है वो काम करने पर वो काफ़ी आतुर रहता है कि ठीक है यार, मुझे घर में कुछ पैसा भेजना है, अपना जो इंडिया में जो अपना घर है, ठीक है, उसके किचन को चलाना है। और डंकी का एक्चुअली मतलब होता है कि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, गलत तरीके से किसी दूसरे देश में जाके घुसना, बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, इसे बोलते हैं डंकी फ्लाइट। और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। जो इसका रूट होता है काफ़ी ख़तरनाक होता है, और रास्ते पर, जी हाँ, अगर आप गलती से पकड़े गए तो आपकी डेथ निश्चित है। बल्कि इस मूवी में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव दिखाया गया है, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भारतीय नागरिक अमेरिका में जाने के लिए, कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए डंकी लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस समय दोस्तों जो प्रशासन है ना, जो हमारी राजनीति है, उस पर एक करारा तमाचा है। और इस पर आवाज़ नहीं आती है, लेकिन इसकी आवाज़, जी हाँ, अगर हम ध्यान से आँख बंद करके सुनेंगे तो हमको पक्का सुनाई देगी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस में इतना ही। बाकी आपके विचार क्या है? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के टाइम पर भी हमने बहुत कुछ खोया है। जी हाँ, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको अपना वोट बहुत सोच समझ करके देना है। चाहे हरियाणा में आप रहते हो, आपका वो विधानसभा चुनाव का वोट हो, या फिर आप किसी भी राज्य में रहते हो, तो अपनी योग्यता के आधार पर राजनीति का क्या स्तर हो चुका है, कथनी कुछ करनी कुछ है किस नेताओं की, और आपके एरिया से कौन सा विधायक खड़ा है, ठीक है, तो उसको आप लोग अपनी योग्यता के आधार पर वोट दीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो नोटा जिंदाबाद, जी हाँ, नोटा का बटन दबा सकते हैं। अच्छा, नोटा का क्या बेनिफिट होता है? अगर किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर नोटा की प्रतिशत मात्रा अधिक आ जाए तो फिर क्या होगा? थिंक अबाउट इट। विचार करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। मिलते हैं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।